अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगेन। और हमने छोड़ा था कि अगले लेक्चर में हम डेमोक्रेसी के ऊपर एक आउटलाइन डिस्कस कर लेंगे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब आप लोग उस चीज़ को देख लें एक दफ़ा। मैंने एक स्ट्रक्चर की है थोड़ी सी। अच्छा, टॉपिक मैंने चूज किया है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मैंने छोटा सा टॉपिक इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को एक जनरल बात बता दी जाए, ताकि आप उसके ऊपर फिर ना अपनी प्रैक्टिस कर सकें। अब देखिए, मेरे पास मैंने ये टॉपिक चूज कर लिया, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब मैं पिछले पेज पे जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप रफ वर्क करेंगे पहले लास्ट पेज पे जाके। तो पहले मैंने इसके ऊपर एक अपना स्टांस देखा कि मेरा स्टांस इस पे है क्या, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी जो टॉपिक है इस पे मैं क्या सोचता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ जनाब कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज हैड अ ब्लीक पास्ट, के पास तो इसका काफी बुरा रहा है। लेकिन however certain developments in recent years show that future of democracy can be bright, कि फ्यूचर जो है ना इसका वो ब्राइट हो सकता है। किस वजह से? सर्टेन डेवलपमेंट्स। तो ये मेरा स्टांस है, 2 से 3 लाइनों पे जो मैंने कहा था। आपका क्लियर स्टांस होना चाहिए अपने टॉपिक के ऊपर। अब डेमोक्रेसी, मैंने पहली बात ये की है अपने थीसिस स्टेटमेंट में, ठीक है ना। तो मैं अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले जो पोर्शन है, ये वाला मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग है अपने ऐसे, ठीक है ना। जो मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाई, मैं उस पर सोच रहा हूँ कि यार मैंने इस पे क्या क्या चीजें मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने वो सारी चीजें जॉट डाउन कर ली है नीचे, ठीक है। उसमें मैंने पहले क्या चीज लिखी है जी, मैंने पहले बात की है उसे कि हैज हैड अ ब्लीक पास्ट। अब मैं पहले बताऊंगा जी ब्लीक पास्ट कैसे रहा। पाकिस्तान, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज हैड अ ब्लीक ब्लीक पास्ट क्यों? गवर्नमेंट एज पर द विल ऑफ द पीपल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो सकी। मैंने ये जनरल देखे, बड़ा छोटा सा लिखा है ये, ठीक है ना। गवर्नमेंट, ये मैंने पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इधर क्या चीज करनी है। ये रफ वर्क है, ये सिर्फ आपके लिए होगा। आप एक वर्ड लिखें या सिर्फ सी डाल के लिख दें कि जी इसमें मैंने कम्युनिज्म के बारे में लिखना है। सी डाल के लिख दें कि जी मैंने इस पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लिखना है। इसकी जगह पे मैं सी लिख देता, मुझे याद रहता, ठीक है ना। तो मैंने पूरे पूरे अल्फाज, मैंने पूरे सेंटेंसेस सिर्फ आप लोगों के लिए लिखे हैं। रफ वर्क में आप पूरा ये नहीं लिखेंगे, रफ वर्क में आप सिर्फ एक जनरल सी चीज बनाएंगे। या अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं, कंफर्टेबल उसमें ज्यादा है तो पूरा लिख लें। लेकिन इसमें टाइम सेव करें, अपने आइडियाज को बस एक दफा सारा लिख दें कि मैंने इसमें क्या क्या कर, ठीक है ना। तो मैंने सारे पॉइंट्स अपने जो थे ना, जो मुझे याद थे इससे रिलेटेड, कि जी क्यों नहीं पाकिस्तान का ब्लीक पास रहा है, कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी गवर्नमेंट में रही है, मिलिट्री बार बार टेक ओवर करती रही है, उसमें इंटरफेयर करती रही है, फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रही है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी तो ना हुई, क्योंकि डेमोक्रेसी तो विल ऑफ पीपल है। तो और आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना पड़ेगा, डिवॉल्व करनी पड़ेगी पावर निचले लेवल पे, तब जाके डेमोक्रेसी आएगी। और क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म, के आपके फेडरेशन के आपस में मसले रहे हैं, आपके जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके आपस में क्लैश रहे हैं ओवर रिसोर्सेज एंड हु विल गवर्न एंड हाउ इट विल बी गवर्न। तो ये इश्यूज आपके रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा है कि डेमोक्रेसी हैज हैड अ ब्लीक पास्ट। अब ये क्यों ब्लीक रहा है जनाब? शुरू से ही आपकी इकोनॉमिक बेस नहीं थी। मैंने सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक बेस के ऊपर मैंने तो ये सीक्वेंस कर लिया ना, क्योंकि मुझे आदत है। मुझे अब सोचता ही मैं इस लिहाज से हूँ कि इकोनॉमी का पहले सोचूं, फिर पॉलिटिकल लेवल की चीजें सोचूं, और फिर नीचे स्ट्रेटेजिक या सोशल लेवल की चीजें सोचूं। तो आप लोगों ने इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये सीक्वेंसिंग करनी आ जाए। तो अभी जनरली आप जनरल पॉइंट्स लिखते जाएंगे, जो जो आपको फैक्ट्स याद आ रहा है, कोई वो आ रहा है तो रफ पे आप लिखते जाएंगे। उसकी बाद में फिर नंबरिंग करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि पहले मैंने उसको सिर्फ बताया कि डेमोक्रेसी हैज हैड अ ब्लीक पास्ट। ये था जी ब्लीक पास्ट उसका। अब ये क्यों ब्लीक था? क्योंकि इकोनॉमिक बेस नहीं थी, रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज का हमेशा से एक वो रहा है, प्रॉब्लम रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट ग्रुप्स थे इधर, पॉलिटिशियंस हो गए, वो मिलिट्री हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, वो आपस में लड़ते रहे। जिसकी वजह से मैंने अगला पॉइंट फिर उसमें कनेक्ट किया है कि इसकी वजह से क्या हुआ कि ये, अब देखें कोहेरेंस और कनेक्टिविटी में यही बना रहा हूँ कि जी पहले इकोनॉमिक बेस नहीं थी, उसकी वजह से डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट थे बिटवीन स्टेक होल्डर्स, कि कौन इन रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करेगा अपने लिए। और जो दो स्ट्रॉन्ग इदारे थे उनकी ओलिगार्की बन गई। ओलिगार्की होती है गवर्नमेंट या रूल ऑफ अ फ्यू पीपल।
तो अनडेमोक्रेटिक जो दो इदारे थे मेन, उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया जो कि ऊपर मैंने लिखी हुई है, और इन्होंने कब्जे कर लिए चीजों के ऊपर। फिर हमारी जुडिशरी का रोल क्या रहा, तमीजुद्दीन केस के अंदर उन्होंने क्या, किस तरह बैकडोर प्रोवाइड किया टू टू द मिलिट्री के वो टेक ओवर कर सके। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल लेवल के मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, एक इकोनॉमिक पॉइंट है, और ये मेरा स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट है कि हम सिक्योरिटी स्टेट बन गए एट द एंड ऑफ द डे इन तमाम चीजों के बाद। व्यूइंग एवरीथिंग थ्रू द मायोपिक लेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि हमने हर चीज को सिक्योरिटी के लेंस से देखना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी के जो जितने भी इदारे हैं, खास तौर पे मिलिट्री, उनकी से ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये मैंने फिर बताया कि इसकी वजह से हमारा ब्लीक रहा है पास। तो मैंने इस तमाम चीजों को कनेक्ट किया है आपस में। ठीक है, ये मेरा 50% तकरीबन ऐसे, या 40% ऐसे पास्ट पे हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने बात ये पहले की थी। कोशिश करें कि ये जो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी अगर आया है तो फ्यूचर पे ज्यादा बात करें। आपका जो ये वाला पार्ट है, अगर आपने ये बात इस तरह की है, तो कोशिश करें इसको 30% के करीब करें। ठीक है ना, 30% ये हो, 70% ज्यादा बात आपकी फ्यूचर पे हो। खैर, मैं रफ बना रहा था, अभी मैंने जल्दी में बनाया है, तो इस वजह से ऐसे है। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की मैंने बात की थी कि रीसेंट डेवलपमेंट्स से ये शो होता है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ब्राइट। तो रीसेंट डेवलपमेंट कौन कौन सी मैंने उनमें बतानी है। 18वीं तरमीम बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है, इसने 140A ऐड किया आर्टिकल, जिसने कहा कि लोकल गवर्नमेंट होनी ही होनी है। फिर एनएफसी जो आपका होता है, शेयर ऑफ रिसोर्सेज के आर्टिकल्स हैं 160 ऑनवर्ड्स, उसमें चेंजेस की, जिसमें ये हो गया कि प्रोविंसेस को ज्यादा शेयर दिया जाएगा एज कम्पेयर टू फेडरेशन। तो फेडरेटिंग यूनिट्स के आपस में जो क्लैशेस थे, ऊपर जो मैंने बात की हुई है, वो मैंने बता दी कि जी ये वाले क्राइसिस भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और ये वाले क्राइसिस आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते गए। एनएफसी अवार्ड, अगेन वही बात कि इसने बड़ा इंप्रूवमेंट लाया, आपके स्टेट को टूटने से बचाया, जो 2010 में आया था, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सिंस 2008, ये बड़ा जरूरी है कि 2008 के बाद से आपकी एक कंटिन्यूटी रही है। गो कि आपके प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके अब तक, लेकिन आपकी कॉन्टिन्यूसली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती रही है टिल नाउ। फिर सीपैक का एक बहुत बड़ा रोल है। सीपैक ने अ, आपको जो रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी उसमें एक होप प्रोवाइड की है कि आप अपने आप को, जो बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा अभी आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से या बाकी मामलात की वजह से, तो चाइना इज द वन जो आप पे इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना। और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट जब भी होगी ना, ये बात याद रखिएगा कि डेवलपमेंट विल ऑलवेज रिजल्ट इन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और उससे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होना जरूरी है। हमारे पिछले जो 4-5 साल गुजरे हैं, वो थोड़ा सा मसले मसाइल हुए हैं, देखें सीपेक रुक गया है, लेकिन थोड़ा सा हमने पॉलिटिकली स्टेबिलिटी इख्तियार की, थोड़ा सा स्टेबल हुए तो सीपेक पे दोबारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। फिर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता रहा है अब तक, कोई डिक्टेटरशिप्स नहीं आई कि अब्रप्टली पावर ले ली गई हो। फिर लोकल गवर्नमेंट्स भी बनती रही हैं जो गो के इतनी इफेक्टिव नहीं रही, लेकिन ये प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी होता ही ये है। ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपने स्प्रे पकड़ा और आके कर दिया तो डेमोक्रेसी आ गई। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसको आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। फिर एक बहुत खुशाइन बात ये हुई कि जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि डेमोक्रेटिक डिसीजंस हो रहे हैं, कि नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 में एक साइन की गई, जो कि सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये 153 154 को पढ़ लीजिएगा आर्टिकल्स को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चारों फेडरेटिंग यूनिट्स के या प्रोविंसेस के जो हेड्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो होते हैं, और इसमें 3 फेडरल मिनिस्टर्स और होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। जो इशू एट हैंड होगा, तो प्लानिंग का, अगर सेंसस का इशू है तो प्लानिंग का फेडरल मिनिस्टर होगा साथ। तो अ, ये बॉडी बड़ी अच्छी है, और इसने कंसेंसस करके 2018 की पॉलिसी जो है वो दी। ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी की बेसिस है कि आप कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। फिर सेंसस देख लें आप, जब से पाकिस्तान बना तो 2018 2008 तक, जब से आपकी डेमोक्रेटिक एक कंटिन्यूटी आई है, तब तक कितने सेंसस हुए थे, जो कि सेंसस बड़े इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू किसी दिन मैं किसी टॉपिक के तौर पे इधर डिस्कस कर लूंगा। सेंसस अब होना शुरू हो गए हैं, जितने आपके बाकी इश्यूज हैं वो डिबेट हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और आपके ह्यू एंड क्राई जो है ना आपके मीडिया के अंदर, अवाम के अंदर, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है।
ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, लेकिन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन का आना, ये बहुत बड़ी ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। तो हम अभी न्यू है डेमोक्रेसी में, लेकिन ये आ जाएगा कल्चरल सेटिंग में भी। अब अगली बात ये है कि जी, सजेशंस वाला पोर्शन, कि हाउ कैन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी बी मेड ब्राइट। मैंने कहा ना कैन बी, तो उसको कैन कैसे करना है हमने, अब मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हमने इंश्योर करनी है। ठीक है ना, पार्लियामेंट शुड बी सुप्रीम, बीइंग द बॉडी जो हमारे इमरानी माहदे या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो मुझे और आपको राइट्स दे रहा है, जो तमाम इदारों की डिवीजन कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर उनको दे रहा है, कि भाई आपने जुडिशरी की ये पावर है, लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट की ये पावर है, और एग्जेक्टिव की ये पावर है, आप आपस में क्लैश नहीं करेंगे। तो जो इनको डिवाइड कर रहा है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जितने इदारे हैं उनको डिवाइड कर रहा है, वो ये है। जब तक आइन कर रहा है वो, और आइन को तरमीम कौन कर सकता है, वो ये वाला इदारा पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट शुड बी सुप्रीम, जो कि आपके इमरानी माहदे को, जो आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड कर सकता है, इट शुड हैव द मोस्ट पावर्स। ठीक है ना। तो पार्लियामेंट जब तक सुप्रीम नहीं होगी, उधर डिस्कस नहीं होंगे मामला, डिबेट नहीं होंगे, और एक कंसेंसस बेस्ड डिसीजन नहीं होगा, तब तक मामला जो है हमारे हल नहीं होंगे। इसलिए फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जरूरत है, राइट करने के लिए, कि ये चीज हम अचीव करें। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स टू बी कंसिडर्ड सेक्रेड, और इसको फॉलो करना और करवाना बहुत जरूरी है। ये हमें एज अ कॉम डिसाइड करना है कि हम इसको फॉलो करें, हमारे इदारे इसको फॉलो करें। फिर हमने डेमोक्रेसी को प्रोग्रेस करने देनी है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है ना। तो ये मैंने जनरल सजेशन दिए, इसको बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने डॉन रीडिंग करते रहे होंगे, बुक्स को पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों की इसके अंदर बहुत बेहतर पॉइंट्स आप दे सकते होंगे। मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जिस तरह मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई, मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट, ये मेरा ईमान है इस टॉपिक पे जो मैंने दिया है, और इसी को मैं प्रूव करता जा रहा हूँ कि जी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी में मैंने ये स्टांस लिया है, और उसी के ऊपर मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं रफ में, और उनकी सीक्वेंसिंग की है ये, कि मैं इस तरह करके लिखूंगा। अगर आप पेपर चेकर को ये बता देंगे, तो वो आपको कभी फेल नहीं करेगा। आपने बस कामयाबी इस चीज में हासिल करनी है कि आप अपनी आउटलाइन में पेपर चेकर को ये बता देंगे, भाई मुझे पता है चीजों का, और मैं अच्छा लिख सकता हूँ, और सिंपल लिख सकता हूँ। शॉर्ट सिंपल हम लिखेंगे, हम मुश्किल बातों को इजी करके यहाँ बयान करेंगे। फिर कॉलोनियल जो थिंकिंग है हमारी, उसको हमें रीथिंक करने की जरूरत है, कॉलोनियल माइंड्स का कुछ चेंज करने की जरूरत है। कॉलोनी, हम बहुत दफा सुनते हैं कि कॉलोनियल मेंटेलिटी में हम होकर रह गए हैं। हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे, तो जितने इदारे ब्रिटिश ने यहाँ आके बनाए, उन्होंने अपनी पावर, पावर रखने के लिए बनाए उन इदारों को। हमारी भलाई के लिए कोई काम नहीं किया यहाँ आके, क्योंकि वो कॉलोनी बना रहे थे। वो तो अपने लिए रिसोर्सेज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके चाहते थे कि हम वापस ले जाएं, वहां पे प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए, और इसी इधर की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन को ही वो चीजें बेचे। तो वो तो ये करने आए थे। तो उस मेंटेलिटी से जो हमारे इदारे बना गए, वो वही आज तक चल रहे हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में डिबेट्स नहीं होंगी कि हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, वी नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एवरी इदारा, एवरी इंस्टीट्यूशन नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो जब तक हम इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, हमें रीथिंकिंग करनी है अपने पूरे गवर्नेंस मॉडल की, पूरे एग्जेक्टिव के मॉडल की हमें रीथिंकिंग करनी है। तो मैंने ये बात की है ताकि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी ब्राइट हो सके। फिर कोल्ड वॉर की स्ट्रेटेजिक मेंटेलिटी के, इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगान, हमने एक परमानेंट राइवल बनाया हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट दुश्मनियां नहीं पालता। हमने एक परमानेंट राइवल अपना इंडिया की सूरत में बनाया हुआ है, जो कि हमसे बहुत बड़ा है। अभी हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी इन इस थिंकिंग को भी चेंज करें, और अपनी पॉलिसी पर्सपेक्टिव में भी कोशिश करें कि सिक्योरिटी स्टेट के लेंस को हटाएं। और अगली मैंने यही बात की हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखना बंद करें। ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक रही है ओवर द इयर्स, कि हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट जरा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के केस में, कि क्या 1970s में जो हमने 80s में करते रहे, वो किस लिए था। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे हम लोग। तो इन मेंटेलिटीज से हमें बाहर आने की जरूरत है, और हमें फोकस करना है जियो इकोनॉमिक्स को, ओवर जियो पॉलिटिक्स। हमें इस पे फोकस करना है ताकि हम अपने मामलात को ठीक कर सकें। तो मैंने एक जनरल सी ये आउटलाइन बनाई है। ये आउटलाइन नहीं है बेसिकली, ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है, और उसकी सीक्वेंसिंग की हुई है। अभी मैं इसको अपने टॉपिक से कनेक्ट करना है,
वो अमल बाकी है नीट करने का। तो आप लोग एक रफ अमल पे बहुत ज्यादा फोकस करें घर पे, और कोशिश करें कि नीट भी फिर उसको करने की कोशिश करें। इस प्रोसेस को अगर आपने अचीव कर लिया तो आपका ऐसे कभी नहीं फेल होता। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। काइंडली डू गिव मी योर फीडबैक। अगली वीडियो के इंतजार कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।